बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ध्यान रहे सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, हायर डाइपोल मोमेंट हायर बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांस का कम होता है। बट जब मेल्टिंग पॉइंट की बात चलती है तो ट्रांस की सिमेट्री अच्छी होती है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सिस का मेल्टिंग पॉइंट लो। मैम माइक इज ऑफ। ठीक है, तो ये पूरा अगर डन हो गया है मेल्टिंग पॉइंट पहला अगर डन हो गया, अगर डन हो गया है तो मैम रब मत करना अभी, लिखना है क्या? यस मैम थोड़ा सा ही बचा हुआ। हाँ लिखो लिखो। मुझे थोड़ा सा आपको ना कुछ कुछ बता बता के 11th का थोड़ा समझाना भी पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए। सिस ट्रांस वाला कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको आज भेज दूंगी तो क्योंकि इतना अगर हम करेंगे तो ये सिलेबस रह जाएगा, तो आपको मैं वो भेज दूंगी सिस ट्रांस वाला, वो घर में ही पढ़ लेना। मेघना मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, देख लेना बेटा। हाँ सिस ट्रांस कैसे बनता है क्या होता है, ठीक है? बाकी सारे बच्चे देख ले, सारे बच्चे। ये मैं हो गया मैम बस थोड़ा सा ही। हाँ मैम डन हो गया है। और बाकी जिज्ञासा प्रेजेंट है, वर्तिका तो प्रेजेंट है, बात हो चुकी है। प्राची विजिबल है ना? यस मैम। अच्छा आयुष, अरे आयुष अभी आ रहा है। यस अच्छा तो ये हो गया। हाँ ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हो गया। और अब हम चलेंगे बॉइलिंग पॉइंट और पोलैरिटी का हो चुका है क्या, फिर बॉइलिंग पॉइंट और मोलिकुलर मास में चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, तो आपने क्या देखो, सीधा लिखो सीधा लिखो। boiling point of cis is greater than boiling point of trans and melting point of cis is less than melting point of trans is greater than melting point of cis। ठीक है, ये भूलना मत। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है पर ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसे कहीं पे भी लिख दो और बॉक्स बना के रख दो, कहीं पे सिस ट्रांस कुछ आता है। अब क्यों आता है सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाई डाइपोल मोमेंट। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाई सिमेट्री। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात चलती है तो हम उस यहाँ पे लेते हैं डाइपोल मोमेंट लेते हैं, और जब मेल्टिंग पॉइंट की बात चलती है तो हम बोलते हैं कि सिमेट्री ज्यादा है ट्रांस की, तो ये इस तरीके से। डन है बच्चे? अच्छा अब हम चलते हैं, इन सब चीजों को आपको लिखना है तो मैं लिखवाती हूँ, उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। बाकी चलते हैं। देखो मोलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वन वे फोर्स भी बढ़ जाएगा। और वन वे फोर्स अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वैसे अगर देखें तो ये जो तीन चीजें हैं ना बीच के, मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया और वन डेर वाल, ये एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। किसी भी कहीं पे भी अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। आप मुझे बताओ, मैं ले रही हूँ क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा कंपाउंड का नीचे की तरफ। यस मैम, नीचे वाले का ज्यादा होगा। सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा ना। यस मैम। सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है कि नहीं, चेक करो। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेंडल फोर्स भी ज्यादा पड़ेगा ना, जितना सरफेस एरिया बनेगा उतना वेंडल फोर्स बनेगा, और जितना वेंडल फोर्स बनेगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
यस मैम बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कि मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। इसकी मोलिकुलर मास जो है इसका ज्यादा होगा, इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, और ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ सरफेस एरिया भी बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ वैंडरवाल फोर्स भी बढ़ता है। वैंडरवाल फोर्स क्या होता है? जो दो मॉलिक्यूल को जोड़ता है उसे कहते हैं वैंडरवाल फोर्स। तो अगर इतना एरिया है तो वैंडरवाल फोर्स कितना होगा? इतना का वैंडरवाल फोर्स यहाँ पे भी है, 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 कि हर जगह पे वैंडरवाल फोर्स अप्लाई हो जाएगा, हर जगह पे वैंडरवाल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। आप सोचो, जितना एरिया बढ़ेगा वैंडरवाल फोर्स तो उतना ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा होगा तो उसको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो चलते हैं, ये बात थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं। सीधा लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। पढ़ाने के हिसाब से मुझे ये पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ दोनों जुड़े हुए हैं। यस अभी मैम। बताया मैंने, एक चलेगा तो दूसरे भी उसी से जुड़ जाएंगे पूरा, तो उसको सेपरेटली नहीं पढ़ाना है। So boiling point equation of molecular mass. For example, CH3, CH2, CH2, Cl का boiling point ज्यादा होगा, CH3, CH2, Cl का boiling point ज्यादा होगा CH3, Cl से। होगा कि नहीं होगा देख लो। यस मैम। बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मास ज्यादा है, क्लोरोप्रोपेन है, फिर क्लोरोइथेन है, फिर क्लोरोमीथेन है। साइज बढ़ा, मोलिकुलर मास बढ़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। बट अगर मैं एल्किल ग्रुप को फिक्स कर दूं और हेलोजन ग्रुप को चेंज कर दूं तो तीनों में तो क्लोरीन है मैम ना, अगर ज्यादा क्लोरीन, तो आयोडीन का साइज बड़ा है, मास बढ़ेगा, तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर फॉर एग्जाम्पल CH3I का ज्यादा होगा CH3Br से, इसका फिर ज्यादा होगा CH3Cl से, CH3F से। होगा कि नहीं होगा देख लो। ठीक है बच्चे, आयोडीन है यहाँ पे, अल्किल ग्रुप तो सेम है ना, मिथाइल 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 मिथाइल, तो मोलिकुलर मास किसका ज्यादा होगा? जिसका साइज बड़ा होगा आयोडीन। आयोडीन का बड़ा साइज है, नीचे की तरफ आता है, उसका एटॉमिक मास भी बहुत ज्यादा है, साइज भी बड़ा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसकी मोलिकुलर मास भी ज्यादा है। डन है, क्लियर है? तो फिर हम चलिए ब्रांचिंग में चलेंगे, ब्रांचिंग में ब्रांचिंग में चले, ब्रांचिंग में चले। यस डन। मैम। बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 1 बाय ब्रांचिंग। इसका मतलब है अगर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड कहीं पे है तो जो ज्यादा ब्रांचिंग वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। इनवर्स रिलेशन दे रहा है। तो मैं लेती हूँ आइसोमर्स ऑफ, आप ले लो, मान लो आप ले लो एन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लोगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लोगे और नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड लोगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड का कितने आइसोमर्स बनेंगे? एक होता है कि आइसोमर से पर्टिकुलर में एक होता है ये, बनेगा ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है कि नहीं? क्लोरोब्यूटेन है ये, ब्यूटाइल क्लोराइड का ये एक आइसोमर्स है, और एक आइसोमर्स क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो वाला ग्रुप हो गया,
इसको मैंने कुछ नहीं करा, बस ब्रांचिंग कर दिया। इसको और थोड़ा हैवी ब्रांचिंग करते हैं। हो गया? सबके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? C4H9Cl हो जाएगा। ये भी C4H9Cl है, ये भी C4H9Cl है, और ये भी C4H9Cl है। ये सारे ब्यूटाइल क्लोराइड के 3 आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या है? ये N ब्यूटाइल क्लोराइड। N का मतलब होता है लंबा चेन, N का मतलब लंबा चेन, स्ट्रेट चेन, N ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और ये क्या है? ये है नियोब्यूटाइल क्लोराइड। अब आप बताओ कहाँ पे ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है? दीपाली बताओ इन तीनों में कहाँ पे ज्यादा ब्रांचिंग है? मैम लास्ट वाले में। लास्ट वाला। तो ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? ऐसे। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही ब्रांचिंग होती जाएगी ना, सरफेस एरिया घटता जाएगा। आप बताओ इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? ये तो स्फेरिकल हो जाएगा पूरा। और आपको पता है जैसे ही आप स्ट्रेट से अगर स्फेरिकल की तरफ जाओ तो सरफेस एरिया घट जाता है। क्लियर है? स्फीयर का सरफेस एरिया इक्वल वॉल्यूम वाला अगर आप लेते हो, इक्वल वॉल्यूम रहेगा, तो किसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है? सर्कल। सर्कल है, स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर, स्फीयर मतलब पूरा स्फीयर। सर्कल तो राउंड हो जाएगा ना। स्फीयर। ठीक है, तो अगर इक्वल वॉल्यूम का आप कोई भी शेप लेते हो, आप स्क्वायर, आप क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, आप सिलेंडर ले लो, इक्वल वॉल्यूम का एक सर्कल ले लो, एक सर्कल बोल रही हूँ, एक स्फीयर ले लो, तो किसका सबसे कम होता है सरफेस एरिया? स्फीयर का सबसे कम होता है। तो आप भी देख रहे हो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ वो स्फेरिकल होता जा रहा है। चेक करो, ये स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा ब्रांचिंग बना, यहाँ पे ज्यादा ब्रांचिंग बना, सरफेस एरिया बहुत घट जाएगा इसका। और सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? ठीक है, हो गया ब्रांचिंग वाला। आपको दे देंगे, आपको बोलेंगे आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन या पेंटाइल क्लोराइड दे देंगे, कुछ भी दे देंगे आपको। पेंटाइल क्लोराइड दे देंगे, मान लो पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल आप दे लो, पेंटाइल क्लोराइड। ब्रोमाइड भी दे देंगे, और नियोपेंटाइल। किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों में? आइसो का। आइसो का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नियो में ज्यादा ब्रांचिंग है। यस। ये वाला होता है नियो में, धीरे धीरे चलते चलते ब्रांचिंग बढ़ती जाती है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलते हैं। अच्छा, आपको ब्रांचिंग करा दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस यहाँ पे है नहीं, तो हमें नहीं पढ़ाना है आपको। और ये तो दूसरा चैप्टर का है, छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना है। तो आपको पूरा समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन है यस तो मैम। फिर मैं दे सकती दूंगी फिर आपको, तो फिर वो टेस्ट में भी आ टेस्ट ले जाएगा, लेना, ध्यान रहे। कल टेस्ट हाँ, तो है। टेस्ट तो कल है अर्पित, कल अर्पित टेस्ट है आपका 7 बजे, 7 o'clock। आप अगर चाहो तो ऑनलाइन आके भी दे सकते हो यहाँ पे, और आ जाना ऑनलाइन, आ जाना। पेपर मैं आपको पहले दे दूंगी, जिसको रहना है यहीं पे रह के देना, मैं दूसरी क्लास चलाती रहूंगी। आप म्यूट करके अपना टेस्ट देते रहना, आप म्यूट कर लेना, ठीक है, और आप अपना टेस्ट देते रहना, ठीक है। ये सारे इसके अंदर एंट्रेंस में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अलग से पढ़ाने नहीं है दीपाली, अब है मेघना एंड हेम। यस मैम। एंट्रेंस में यही आएंगे क्वेश्चन आपको। मैम ये तो आई थिंक आज ही खत्म हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बचा है। बाकी बचा है मेरा मेल्टिंग Insolubility। पॉइंट 1 2 3 4 मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की जो बात आती है, ये भी मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूलर मास के साथ प्रोपोर्शनल होता है डेफिनेटली, बट मेन इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? सिमेट्री को देते हैं।
और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें आ जाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने 6 या 7 पढ़ा था ना, आपको बताया था मैंने। मेल्टिंग पॉइंट के लिए 3 चीजें हैं, मोलिकुलर मास, सिमेट्री एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें कि हम सबसे ज्यादा एम्फोसिस देते हैं सिमेट्री। मोस्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाएगा कि क्लोरोब्यूटेन है और क्लोरोमीथेन है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी? क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोमीथेन। ब्यूटेन की। ऑटोमेटिक है, बता दिया मैंने, मॉलिक्यूलर मास के साथ भी प्रोपोर्शन होता है, तो क्लोरोब्यूटेन का तो डेफिनेटली ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको अब मैंने बता दिया, बस इतना नोट डाउन कर लो, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्लोरोब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट, सारे लिखते चलो आप, यस मैम, कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डन मैम। अच्छा, एक मिनट मैम। लिखो लिखो। मैम अगर यहाँ पे सिस और ट्रांस होगा तो यहाँ पे ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा ना मेल्टिंग पॉइंट। अभी नेक्स्ट, हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट वही बताने वाली हूँ आपको, डन मैम। जो कि आपको वहाँ पे बता दिया था ना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ट्रांस का ज्यादा होता है। अच्छा, अब लिखो, लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ट्रांसफॉर्म इज बेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस फॉर्म ड्यू टू हाई सिमेट्री। इस हमेशा ट्रांस की सिमेट्री ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है डायरेक्ट रिलेशन में। ये आपको फिर दोबारा क्यों पढ़ाऊं मैं, आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दी हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है ही नहीं तो मैं इसलिए ड्रॉप कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कील और एल्डिल हैलाइड नहीं दिखाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये अगर डन हो गया तो आपको और एक बात बताऊंगी मैं। ओके मैम। अच्छा, ये डन है ना? हाँ मैम। अच्छा, अब हम चलते हैं सिमेट्री के अंदर, और एक चीज आती है सिमेट्री के अंदर, और एक चीज आती है, मान लो, बेंजीन वाला मैम। नहीं, हाँ बेंजीन वाला भी कराऊंगी आपको, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये है ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपको मिला है और ये मिला है, देखो आप चेक कर लो दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला से, दोनों आइसोमर्स है कि नहीं, चेक करो पहले। ये दोनों आइसोमर्स हैं कि नहीं? हाँ मैम। 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है, 2 क्लोरीन है, इसमें भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड पूरा है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड पूरा है, ठीक है। तो ये दोनों आइसोमर्स। अब आप बताओ, अगर पूछा जाएगा कि 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो क्या कहोगे? मैम सेकंड वाले का। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का। अच्छा, आपको इन दोनों में कौन ज्यादा सिमेट्रिकल दिख रहा है? फर्स्ट फर्स्ट वाला। वाला। डेफिनेटली ना, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो ज्यादा। जाएगी। तो कंसेप्ट ऐसे चेक कर, सिमेट्री का मतलब ये चेक कर लेना। आपको मैं और एक बोल रही हूँ, देखो ये सारे के सारे आइसोमर्स हैं, है ना। ये पी डाइक्लोरोबेंजीन है, ये एम डाइक्लोरोबेंजीन है, और वो जो है वो ओ डाइक्लोरोबेंजीन है। दिस इज
ये जिज्ञासा प्रेजेंट है? हाँ जिज्ञासा यस मैम, यहीं पे हूँ। प्रेजेंट है। ये कंसेप्ट तो तुमने करा हुआ है, क्लियर है ना यस जिज्ञासा? मैम, यस ठीक है मैम। ना? हाँ। 3-डाइक्लोरोबेंजीन M-डाइक्लोरोबेंजीन and O-डाइक्लोरोबेंजीन। अब आप बताओ मुझे कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है? पारा। सब सिमेट्रिकल है? हाँ मैम सी वाला है। अरे ये वाला सिमेट्रिकल नहीं है? मैम पहला मैम, वाला पारा पारा ही तो है मैम वो। तो पारा का मुझे सारा सुनाई दिया। मैं हैरान हो गई पूरी। मैम पारा सी वाला कहा भी मुझे, तो पारा का मैंने पारा बोला था। नहीं नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है बेटे। ये तो पूरा खींचेगा, डाइपोल मोमेंट खींचेगा पूरा ऊपर की तरफ। इसके डाइपोल मोमेंट ये कैंसल आउट कर देगा यहाँ पे नीचे, पता है ना? इसका डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल कर देगा नीचे की तरफ पूरा। ये ज्यादा सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री ये ज्यादा सिमेट्री है, वही तो बात है। ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, नीचे वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है। ये अगर ऊपर वाला। बेंजीन है, बेंजीन के यहाँ पे ऊपर है और पूरा एग्जैक्टली नीचे एक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे है, तो बात तो वही हो गया ना, फिर ये वाला और ये वाला, हाँ ये समझ गया। है ना? तो ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट मैं आपको बढ़ा रही हूँ तो ध्यान रहे, इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। आयुष एंड वर्तिका, विंशु, क्लियर है कि नहीं? देख लो। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, जिसकी सिमेट्री ज्यादा है आपको ये क्वेश्चन आता है। p डाइक्लोरोबेंजीन is having higher melting point than meta and ortho isomers, explain बोलेंगे तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि पारा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो चला कि मेल्टिंग पॉइंट की बात मैं कर रही हूँ, तो इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट पारा का ज्यादा है। ध्यान रहे, पारा का हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं यहीं पे आके, तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी? हेम बताओ, हेम। और की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। मैम तीनों के सेम होगी शायद। किसकी? मैम, तीनों के सेम ही होगी। कौन अभय बोल रहा है? थर्ड वाला हेम सबरी? नहीं, थर्ड वाले की ज्यादा। ऑर्थो। मैंने भी यही बोला था मैम 2 बार। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ दीपाली, तुम बता रही थी? मैम मैं ऑर्थो बोल रही थी तो ओ नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे, तो आवाज भी और कोई उस तरीके का क्रिएट हो रहा था ना। डॉगी तो की भी आवाज आ- तुम डॉगी भी रखते हो? तुम्हारे पास है? हाँ? मैम नो, मेरा डॉगी नहीं है। और फिर? मैम, अच्छा, बाहर का, बाहर हाँ। बाहर से आवाज आ रही है। ओ। मैम अच्छा पारा का ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा? नहीं, पारा का नहीं। अरे मैंने क्या कहा, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ चढ़ेगा। डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करेगा, पूरा 180 डिग्री है ना। आप क्या करोगे, आप F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 2F1 cos F2। थीटा, ये फॉर्मूला डालते हैं ना डाइपोल मोमेंट में। जो आप यस फोर्स मैम, की, डाइपोल मोमेंट एक टाइप का फोर्स ही तो होता है। यस तो मैम। अब है ये एंट्रेंस में से क्वेश्चन आते हैं डाइपोल मोमेंट को लेके, फॉर्मूला डालना पड़ता है। अब है यस मैम। ठीक है, ये एक डाइपोल मोमेंट है, ये दूसरा डाइपोल मोमेंट है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे थीटा 180 है ना? नहीं है? यस मैम। यहाँ पे थीटा 180 है ना? यहाँ पे थीटा कितना है? 120 है। यहाँ पे थीटा चेक कर लो। और यहाँ पे थीटा कितना है? 60 नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? सेम। यहाँ पे थीटा 180 मैम है, ये वैल्यू डालो, F1 check F2 करो। क्यों लिखा है आपने? ये फोर्स मैंने जिसका- डाइपोल मोमेंट पे यहाँ पे फोर्स, अच्छा एक काम अच्छा। म्यू ले लो, चलो म्यू ले लो, क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट को म्यू के रिप्रेजेंट करते हैं। v1 स्क्वायर
प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। सॉरी मैं थोड़ा उसमें चली गई थी फोर्स वाले में। तो डाइपोल मोमेंट जैसे फोर्स एक वेक्टर है ना, सिमिलरली डाइपोल मोमेंट भी एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी लेता है। डाइपोल मोमेंट का भी वही फोर्स तरीके का, उसका भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी उस तरीके से फोर्स टाइप का लगता है। तो जो फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए भी यही फॉर्मूला जुड़ता है। तो मान लो ये μ1 है, मान लो ये μ2 है नीचे की तरफ, और cos 180 कितना हो जाएगा चेक कर लो आप, -1 -1 है। तो दिस प्लस दिस, अब ये दोनों सेम ही तो है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो μ1 ये भी म्यू है और ये भी तो म्यू हो जाएगा ना, डिफरेंस थोड़ी है, ये भी म्यू है ये भी म्यू है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऑटोमेटिक है जीरो बनेगा। नेक्स्ट नेट वाला जो म्यू है वो जीरो नहीं हो जाएगा इसमें। क्लियर है कि नहीं है? जवाब इक्वल फोर्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इक्वल फोर्स है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही बनेगा, ऑटोमेटिक है ना। तो सिमिलर है, डाइपोल मोमेंट का भी वही कंसेप्ट चलता है जो फोर्स का चलता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम रहेगा, इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा cos 60। कितना होता है cos 60? हाफ हाँ हाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप भी देख सकते हो। तो ऑटोमेटिक है, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो पारा वाला ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा, बट अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लेंगे कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान रहे बॉइलिंग पॉइंट। वेदना क्लियर है कि नहीं? देख लो, यस मैम क्लियर है। पूरा अच्छे से समझ जाओ, पूरा एकदम क्लियर हो जाओ, ठीक है। और अभी ये भी ऑप्शन है आपके पास, देखो कि अगर आपको मान लो आप क्लास में डाउट नहीं पूछ पाते हो, तो वर्ती का भी ज्यादा नहीं पूछती है डाउट मुझे। देखो देखो इसको देखो, तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए क्या? पूरा क्लियर है? दीपाली प्रेजेंट है कि नहीं है? दीपाली हाँ कहाँ गई? प्रेजेंट है ना? मैम S1 करनी है। हाँ दीपाली प्रेजेंट है, दीपाली प्रेजेंट है। अच्छा, बाकी मैं ये बोल रही हूँ कि दिस इज डन, दिस इज डन। तो ये हो गया, बाकी एक बचा है आपका सोल्यूबिलिटी बचा है, हो जाएगा। मैं करा देती हूँ। इन सबको कैसे दीपाली क्या करती है ना, प्रिंट आउट बना के अपने पास रख रही है ना बच्चे। अब भाई तुम्हारे पास प्रिंट आउट है क्या नोट्स का? यस मैम। तुमने प्रिंट आउट बना लिया? यस मैम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किस किस के पास प्रिंट आउट है? मेरे पास है मैम। ठीक है, सबके पास तो प्रिंट आउट है। हाँ, और फिर तुम क्या बोल रहे थे, प्रिंट आउट बना लोगे? निकाला नहीं अभी तक। नहीं निकाला है, नहीं मिलाओ पास, क्योंकि फोन से पढ़ा नहीं जाता, मजा नहीं आता है फोन से निकाल के पढ़ना। तो जैसे दीपाली और अभय ने प्रिंट आउट निकाल दिया ना, प्रिंट आउट निकाल के रखो सारे बच्चे, वर्तिका, विंशु, प्राची, आयुष, हेम, मेघना, सारे बच्चे। हाँ मैं समझती हूँ, मैं जैसे जैसे पढ़ाती हूँ तो उसे लिखती जाती हूँ, वो तो अच्छी बात है वर्तिका, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि भले आप नोट्स पढ़ो, बट मैं लिख पाती हूँ तो यहीं पे लिखो। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, आपके 12th क्लास के भी सीनियर्स बहुत बच्चे हैं, वो सारे लिखते हैं यहाँ पे जो लिखते हैं। नोट्स भी बाद में फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट क्लास का एक अलग होता है ना। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं सोल्यूबिलिटी, लास्ट टॉपिक है। तो सोल्यूबिलिटी के लिए मैं तो यही कहूंगी कि आप थोड़ा नोट्स पढ़ोगे, क्योंकि मैं इतना लिख पाऊंगी नहीं अभी आपको। सोल्यूबिलिटी के में जहां तक बात आती है, जो एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड होते हैं वो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं। दे आर soluble to a lesser extent in water. इसका रीजन क्या है? बिकॉज they cannot form hydrogen bond. मैम आपने अभी क्या पढ़ाया? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये वाला अभी, उसके बाद उसको रब कर दिया और फिर सोल्यूबिलिटी लास्ट टॉपिक है। तुम्हारे पास नोट्स पढ़े हैं ना दीपाली? यस मैम। हाँ बस सोल्यूबिलिटी लास्ट टॉपिक है, ठीक है। दे आर सोल्यूबल टू अ लेसर एक्सटेंट इन वाटर। यूजुअली जो एल्किल और एलिल हैलाइड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। दे आर आई मीन पोलर, सॉरी दे आर पोलर। मैम डेंसिटी बढ़ा दिया आपने? डेंसिटी तो पहले ही करा दिया था ना, डेंसिटी ज्यादा होता है मोलिकुलर मास का। ओके मैम।
हाँ वो करवा दिया था आपने। पहले करा दिया था। ठीक है, तो डेंसिटी पहले करा दिया था, यहाँ पे लास्ट में है बट यहाँ पे पहले। They are soluble to a lesser extent. अल्किल हैलाइड पोलर तो है, क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड के क्वेश्चन कई बार आ चुका है। Even if alkyl halide is polar, why it is not soluble in water? ये क्वेश्चन आता है, because they cannot form hydrogen bond with water. Because they cannot form hydrogen bond with water. ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना नहीं पाते हैं, इसलिए पोलर होने के बाद भी ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। क्लियर है बच्चे? ये आपको आंसर लिखना है। दूसरा आपको और एक आंसर क्या लिखना है कि मान लो मैं अल्किल हैलाइड को वाटर में डालती हूँ, तो अल्किल हैलाइड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने बीच होता है और वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो अट्रैक्शन होता है, उसके कंपैरिजन में अल्किल हैलाइड और वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी भी घट जाएगी। So even if the molecule is polar, it cannot form hydrogen bond with water, and the new force is weaker than the previous force. The new force is weaker than the prior force. आप लिख सकते हो, previous force लिख सकते हो, जो पहले force बना हुआ था उससे weaker पड़ जाता है, और that's why it is less soluble to a lesser extent, और it is insoluble भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना बड़े अच्छी तरीके से। मैंने पूरा प्रॉपर नोट्स दिया है और इसका क्वेश्चन का ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ध्यान रहे, यूजुअली जो पोलर सॉल्वेंट। समझा दो। हाँ यस बोलो। हम दोबारा समझा दो। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अल्किल हैलाइड ये पोलर है, मैंने उस दिन पढ़ा था ये पोलर है, पढ़ा था ना पोलैरिटी में। अगर कोई पोलर है तो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए ना। आपको पता है पोलर जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट ये पोलर होने के बाद भी वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो ये पोलर होने के बाद भी सोल्यूबल नहीं होता है। इनफैक्ट इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर के साथ वो वीकर पड़ जाता है, क्योंकि वाटर के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर पड़ जाता है, तो ये सोल्यूबल नहीं हो पाता है। पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है बच्चे? हाइड्रो पोलैरिटी होने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, दैट्स व्हाई नॉट सोल्यूबल। या फिर आप ये बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच का है वो वीकर हो जाता है एज कंपेयर टू प्रायर फोर्स। क्लियर है बच्चे? तो सोल्यूबिलिटी का भी कंसेप्ट हो गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा मैंने करा दिया है, इसमें आपने काफी कुछ सीखा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ हो चुका है। कल आप थोड़ा टेस्ट के लिए रेडी रहना, ठीक है? कल हम शाम को टेस्ट लेंगे लगभग 7 बजे। आप यहाँ पे सारे बच्चे आ जाना, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे ऑनलाइन मॉर्निंग में। यस क्या? और कल आपकी एंट्रेंस की क्लास सुबह रखा है मैंने 10 बजे, 10:15 को स्टार्ट करूंगी बच्चे।